नमस्कार दोस्तों, मैं एजे आपका स्वागत करता हूँ एवरीडे ऑलवेज ऑक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और हमारी ये पॉलिटी सीरीज का अगला लेक्चर है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को पूरा देखें अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। आइए तो पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। Currently, the Constitution of India has 448 articles in 25 parts and 12 schedules. तो टोटल आज की डेट में 448 आर्टिकल्स हैं जो 25 भागों में हैं और 12 शेड्यूल्स में हैं। There are 104 amendments that have been made in the Indian Constitution up to January 25, 2020. तो 2020 25 जनवरी 2020 तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। और पहला अमेंडमेंट जो है, द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1950 में पहला हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं शेड्यूल्स। ओरिजिनली देयर वेयर ओनली 8 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 मोर शेड्यूल्स वर एडेड इन इट बाय डिफरेंट अमेंडमेंट्स। तो जब संविधान बना था तो उस टाइम पे सिर्फ 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, बाद में 4 और जोड़ी गई, 4 शेड्यूल्स और आए, तो टोटल आज की डेट में 12 हो चुके हैं। आइए जानते हैं पहला शेड्यूल क्या कहता है। पहले शेड्यूल में क्या है? नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो पहले शेड्यूल में नेम स्टेट्स के नेम है, यूनियन टेरिटरीज के नेम है, उनका जो एक्सटेंट है, ज्यूरिसडिक्शन है, उसके बारे में दिया गया है। सेकंड शेड्यूल, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ। किसके किसके, मतलब यहाँ पे सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस के बारे में लिखा हुआ है सेकंड शेड्यूल में। किसके किसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्टी Speaker of the Legislative Assembly, Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council, the Judge of the Supreme Court, the Judge of the High Courts, Comptroller, Auditor General of India। तो इनकी सैलरी, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस के बारे में टोटल यहाँ दिया गया है। तो टोटल ये होते हैं, नॉर्मली इसके 5 भाग हैं, ई तक हैं, ये टोटल 5 भागों में है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसमें से पार्ट बी को जो है ओमिट कर दिया गया है, पार्ट बी को ओमिट कर दिया गया है और बाकी पार्ट्स अभी भी बरकरार हैं उसी तरीके से जैसे थे। और पार्ट बी को जो हटाया गया है उसके लिए 7th अमेंडमेंट आया था 1956 में, उसके द्वारा हटा दिया गया है। थर्ड शेड्यूल में क्या आता है? इसमें आती हैं ओथ्स और अफर्मेशंस आती हैं। किस किस की? यूनियन मिनिस्टर्स की, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, the state ministers, the candidates for election to the state legislature, the member of the state legislature, the judges of the high court। तो इनकी ओथ और अफर्मेशन है इन लोगों की इस शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है? The fourth schedule contains provisions as to the allocation of seats in the council of states। तो यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स से मतलब राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा में जो सीटें होती हैं स्टेट्स की, उसके बारे में कहा गया है, उसके बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में कि किस स्टेट की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। यूपी में ज़्यादा होंगी, बिहार में थोड़ी कम होंगी, मिजोरम में थोड़ी कम होंगी, कैसे होंगी, जो क्राइटेरिया है वो सारा इसमें दिया हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। फिफ्थ शेड्यूल, द फिफ्थ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ फिफ्थ शेड्यूल में किसकी बात की जाती है? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, जहाँ पे जिस एरिया में रह रहे हैं। तो ऐसे 10 स्टेट हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी दी गई है आर्टिकल 244 में। उसी के द्वारा इस फिफ्थ शेड्यूल के बारे में जितनी जानकारी है जो लाया गया है, सारी चीजें, प्रोविजंस इसी के द्वारा लाया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल, द सिक्स्थ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें जो चीजें लाई गई हैं वो किस आर्टिकल के द्वारा लाई गई हैं? सिक्स्थ शेड्यूल में आर्टिकल 244(1) ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज की। किन स्टेटों के ट्राइबल एरियाज की? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डाउट आता है लोगों को फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल को लेकर कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिफ्थ शेड्यूल में जो मैंने कहा था, जैसे कि ये 10 स्टेट्स है, तो ये 10 स्टेट्स कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। दोनों को पढ़ाने के बाद ही मैंने ये चीज बोली है, क्योंकि आपको अब यहाँ से क्लियर होगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो वो 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये 10 स्टेट हैं जो फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। और इसके अलावा जो
बाकी के जो बताए 4 स्टेट, उनका जो भी है वो 6 शेड्यूल में आता है। तो अब इसका क्राइटेरिया क्या है 5th शेड्यूल में स्टेट्स को डालने का? इसका है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज, स्टेट का रीजनेबल साइज, कॉम्पैक्ट साइज, अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, ये जो 10 स्टेट हैं। और यहाँ पे क्या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, लोग गरीब हैं, इतने मतलब वेल्थ नहीं है यहाँ पे, इतने अमीर नहीं है, डिस्पैरिटी है लोगों के बीच में। और डिक्लेयर कौन करता है कि किस एरिया को शेड्यूल एरिया बनाना है? तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये एरिया जो है ये पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल एरिया है। अब जब शेड्यूल एरिया है तो इसमें गवर्न कौन करेगा, पावर किसके पास होंगी? तो इस शेड्यूल एरियाज की जो भी पावर्स होती हैं, स्पेशल पावर्स, वो गवर्नर को दी जाती है। और होता क्या है इसमें एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है जिसके द्वारा ऐसे शेड्यूल एरियाज को गवर्न किया जाता है। और ट्राइबल कमेटी एडवाइजरी कमेटी इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन होती है काफी, इस वजह से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। ये जो है आर्टिकल 244 के थ्रू है, 6 शेड्यूल आर्टिकल 244(1) के थ्रू है, और उसमें 4 स्टेट की बात हुई है, यहाँ से 10 स्टेट की बात हुई है। यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, कमेटी है, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं 6 शेड्यूल को। 6 शेड्यूल में क्या है, असम है, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम है। यहाँ पे जो मेन फोकस है ना, वो मेन फोकस है कल्चरल प्रोटेक्शन को लेके इन स्टेट का जो कल्चर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं और उसे गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर के पास होती है। और गवर्नर क्या करते हैं, कमीशन बनाते हैं जिसके द्वारा ऐसे 6 शेड्यूल में जो स्टेट्स हैं, ये जो 4 हैं, इनमें क्या क्या काम हो रहा है उनका लेखा जोखा लिया जाता है। और एनुअली या फिर जब भी प्रेसिडेंट मांगेंगे उसकी एक रिपोर्ट भेजी जाती है, भैया हम ये काम कर रहे हैं स्टेट में, आप देख लीजिए ये सारी प्रोग्रेस हुई है। इसके अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या होती है 6 शेड्यूल में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं और रीजनल काउंसिल्स होती हैं जिनके द्वारा यहाँ काम होता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या होता है यहाँ पे, जो है मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल 275 का 1 जो है, फाइनेंस कमीशन के अंदर जो यहाँ पे फाइनेंशियल फंड्स आते हैं वो ऑटोनॉमस रीजन के लिए आते हैं, वहाँ खर्च के लिए आते हैं, तो ग्रांट मिलता है इनको सेंटर की तरफ से, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा यहाँ का सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है ना, और यहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसकी पावर जो है रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दी गई है। तो ये भी एक अच्छी बात है जो आपको पता चली होगी, आप शायद ना जानते हो। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, मैंने आपको बता दिया है, स्लाइड में ज्यादा दिया नहीं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं क्या डिफरेंस है, लोग यही कंफ्यूज होते हैं। आइए 7 शेड्यूल देखते हैं। द 7 शेड्यूल कंटेन्स द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो 7 शेड्यूल में तीनों लिस्ट आती हैं। अब इन तीनों लिस्ट में क्या है, यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट है, स्टेट में 61 सब्जेक्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है। तो यूनियन लिस्ट जो होती है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है जो सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है कुछ सब्जेक्ट, जो इतने सब्जेक्ट्स हैं 61 सब्जेक्ट्स हैं, इन पे वो रूल बना सकती है। और करंट में क्या है, कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है इस पे दोनों लोग बना सकते हैं, तो वही बात की गई है। 8 शेड्यूल, अब 8 शेड्यूल में क्या है, 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी गई हैं जो जिन लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। तो पहले कितनी थी, पहले 14 थी, लेकिन अभी कितनी हो गई, अभी बढ़ गई हैं, 22 हो चुकी हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी है। असमीज है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है एंड उर्दू है। सिंधी was added by the 21st Amendment Act of 1967. Konkani, Manipuri and Nepali were added by the 71st Amendment Act of 1992 and Bodo, Dongri, Maithili and Santhali were added by the 92nd Amendment Act of 2003. तो ये आप देख सकते हैं किस किस अमेंडमेंट के द्वारा किस किस लैंग्वेजेस को बाद में ऐड किया गया है। अब देखते हैं 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में क्या है, एक्ट्स एंड रूल दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 31B, लैंड रिफॉर्म्स एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो भैया ये लैंड रिफॉर्म्स क्या है? अब मैंने अगर आप मेरी इकोनॉमिक सीरीज देखी होगी, अगर आपने देखिएगा, अगर आपको टाइम मिले तो काफी कुछ पता चलेगा इकोनॉमी के बारे में। तो उसमें मैंने कवर किया था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले क्या था, जमींदारों के पास ज़मीनें थी बहुत ज़्यादा, तो जो गरीब टेलर से जो खेतों पे काम करते थे लोग, उनके पास ज़मीनें नहीं थी। तो सरकार ने सोचा भैया एक अमेंडमेंट लाते हैं, कुछ रूल बनाते हैं और गरीबों में ज़मीन बांट दी जाए। तो एक सीलिंग, लैंड सीलिंग का रूल आया था उस टाइम पे। तो क्या किया गया, लोग यूपी बिहार में तो आपको पता ही है जैसा भी है,
और हमारे देश की एक मान्यता ये है कि कोई भी नियम आता है उससे पहले उसका तोड़ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ ऐसी जगहों पे क्या हुआ था कि रूल तो आया, लेकिन ये रूल केरला और वेस्ट बंगाल पे लैंड सीलिंग वाला अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया। बाकी स्टेट्स ने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू कर दिया, कोर्ट में चले गए, भैया नहीं ये गलत है, लैंड सीलिंग मत लगाइए। तो सरकार ने क्या किया, कुछ रूल्स, कुछ नियम जो सरकार नहीं चाहती कि लोग जुडिशियल रिव्यू पे जाए, या जिन नियमों पे लोग जुडिशियल रिव्यू नहीं मांग सकते। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है वो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कोई भी नियम जो पार्लियामेंट पास करता है या सरकार बनाती है, उसको अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप कोर्ट में जाके उसे चैलेंज कर सकते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू। तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया, सरकार ने उन नियमों को जिसे कोई चैलेंज ना कर सके, जैसे लैंड रिफॉर्म्स थे तो उन्हें इस 9 शेड्यूल में डाल दिया। तो 9 शेड्यूल में वही चीजें आती हैं, प्रोटेक्टेड की जाती हैं आर्टिकल्स और रूल, जिसे आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, जिन पे आप समझे। 10 शेड्यूल देख लेते हैं। Provisions relating to the disqualification of the members of parliament and the state legislature on the ground of defection. This schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-Defection Law. तो भैया इसमें क्या हुआ कि राजीव गांधी साहब थे, उनको लगा कि उस टाइम पे क्या होता था 80s में कि एमएलएस जो है एक सरकार छोड़ के दूसरी सरकार में चले जाते थे और सरकार गिर जाती थी, दूसरी सरकार बन जाती थी। तो उनको लगा यार ये आया राम गया राम वाला फॉर्मूला जो है ना, इसे खत्म करना चाहिए। तो उसके लिए लेके आएगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आ गए कि भाई एक लिमिट है, इतने से ज़्यादा ही लोग अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या नई पार्टी बनाते तभी उन्हें रिकॉग्निशन दी जाएगी। अगर उससे कम जाते हैं, 1/3 या हाफ कुछ ऐसा है, एग्जैक्टली मैं आपको बाद में बताऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। उसमें उसकी एक लिमिट है कि उतने से ज़्यादा अगर जा रहे हैं तभी वो वैलिड है, वरना उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तभी इस नियम को लाया गया था। 11th शेड्यूल। अब 11th शेड्यूल में क्या है, ये स्पेसिफाई करता है द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। It has 29 matters. This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. इसमें जो भी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पंचायत के बारे में दी गई है, सारी की सारी की पंचायत के पास टोटल 19 मैटर्स है जिसपे वो अपना कानून बना सकती है, गवर्न कर सकती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अथॉरिटी है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। 12th शेड्यूल क्या है, ये स्पेसिफाई करता है पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। अब इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें टोटल 18 मैटर्स हैं जिसपे म्यूनसिपैलिटी को काम करना है, उसके पास पावर दी गई है 18 सब्जेक्ट पे काम करने की, नियम बनाने की। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि बाद में ये आए थे अमेंडमेंट के साथ, कौन सा 73rd है कौन सा 74th है, ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है कि आपसे पूछ लेगा, नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के रिलेटेड आ जाते हैं, क्योंकि लोग उसमें डाउट में आते हैं क्या करना है कैसे करना है, थोड़ा बहुत डाउट रहता है लोगों को। तो इसी के साथ ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ देने वाले हैं जो आपको नहीं पता होंगी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सफर पे। धन्यवाद।